नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह इलाहाबाद हाई कोर्ट का चौथा फुल लेंथ टेस्ट है। इसमें हम लोग 100 प्रश्न देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न लोग। कौन सा सिंधु स्थल 3 भागों में विभाजित था? कालीबंगा, चन्नूदड़ो, धौलावीरा या मेहरगढ़? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, धौलावीरा जो था यह 3 भागों में विभाजित था। अन्य जितने भी स्थल प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता के, वे सभी 2 भागों में विभाजित थे। 3 भागों में विभाजित थे वो आपका एक दुर्ग भाग था, निचला भाग था और मध्यनगर था। यह 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा यह आज के वर्तमान में गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है और यह सिंधु स्थल का पहला स्थल है जिसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। अन्य ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। चन्नूदड़ो से बाट व मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, बाट व मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है और चन्नूदड़ो यह वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। अन्य आपका जो मेहरगढ़ है, यहाँ से गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यह भी पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है। इसका जो सही आंसर आपका धौलावीरा है। हड़प नीति के अंतर्गत अधिगृहित किए गए राज्यों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सतारा, अवध, झांसी, उदयपुर। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। हड़प नीति जो है वह 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में शुरू किया था और इसका जो पहला शिकार है वह आपका सतारा हुआ था 1848 में। जिस भी भारतीय राज्य के उत्तराधिकारी नहीं होता था उसे जो अंग्रेज अपने अंतर्गत जो है अधिगृहित कर लेते थे और उसी के अंतर्गत आपका सतारा जो है वह 1848 में अधिगृहित किया गया। दूसरा जो स्थान आता है वो आपका उदयपुर का है। उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और अवध को 1856 में अधिगृहित कर लिया गया है। और अब अवध पर जो है कुप्रशासन का जो है आरोप लगाकर इसे अधिगृहित कर लिया गया है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। सबसे पहले सतारा को, दूसरे स्थान पर उदयपुर को, तीसरे स्थान पर आपका झांसी और चौथे स्थान पर आपका अवध हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या मौलिक कर्तव्य? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत जो है वह कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। इसके तहत राज्य अपने नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक संरक्षण और संवर्धन जो है प्रदान करता है और इसका जो उल्लेख है वह संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है। बात करें आर्टिकल की तो ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत ये आपके आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत लिया गया है। 9वीं अनुसूची को संविधान में 1951 में जो है पेश किया गया था और उस समय प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इनका जो कार्यकाल था वह 1947 से 1964 तक इनका कार्यकाल था। और 9वीं जो अनुसूची है यह भूमि एवं कृषि संबंधी जो है यह
9वीं अनुसूची है। और यह संविधान का पहला संशोधन भी यही था, आपका 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 3, 4, 5 या 6? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में होता है। इसके बाद ये आपके यूपी में आती है, इसके बाद ये बिहार में जाती है, बिहार के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद ये वेस्ट बंगाल से होते हुए ये आपके बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है। तो टोटल जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है गंगा नदी। अब गंगा नदी कुल लंबाई जो है आपका 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राउरकेला स्टील संयंत्र किसके सहयोग से लगा था? रूस, जापान, जर्मनी या ब्रिटेन? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट लगा था, और यह जो है ओडिशा में स्थित है। इसके साथ अन्य स्टील प्लांट उनको भी हम लोग जान लेते हैं। इसके अलावा दुर्गापुर स्टील प्लांट है, दुर्गापुर यह आपके वेस्ट बंगाल में स्थित है, और यह यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से बना है। एक आपका भिलाई है, भिलाई स्टील प्लांट, यह आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है, और यह सोवियत संघ के सहयोग से बना था। और राउरकेला स्टील प्लांट जो है यह भारत का पहला स्टील प्लांट था, और यह आपके उड़ीसा में स्थित है और जर्मनी के सहयोग से बना था। फोटोग्राफी में कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है? साइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर ऑक्साइड? सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है फोटोग्राफी में, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो AgBr होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। देश में कुल वनावरण कितना प्रतिशत है? 22.10%, 24.62%, 33.58% या 21.71%? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 21.71% जो है देश में कुल वनावरण है। अगर वन क्षेत्र की बात की जाए तो देश में कुल वन और वृक्षावरण जो आपका है 24.62% है। यहाँ पर वनावरण पूछा जा रहा है तो आपका 21.71% हो जाएगा। अगर प्रश्न इस प्रकार पूछता कि देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है तो आपको 24.62% है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 140, 136, 139 या 141? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 136वां स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का। और यह जो रिपोर्ट है यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने जारी किया, और इसमें जो पहले स्थान पर है वो आपका फिनलैंड है। फिनलैंड पहले स्थान पर है, और यह लगातार 5वीं बार जो है पहले स्थान पर रहा है। अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है, अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है, और इसकी जो रैंकिंग है वो आपका 146 है। तो टोटल 146 देशों में भारत का जो स्थान आपका 136 है, फिनलैंड का स्थान पहला है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उड़ान योजना कब प्रारंभ हुई? 2014, 2015, 2016 या 2017? उड़ान योजना जो शुरू की गई थी वो आपके 2017 में शुरू की गई थी। और कई परीक्षाओं में जो है उड़ान का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। उड़ान का फुल फॉर्म पूछा गया, इसका जो फुल फॉर्म होगा उड़े देश का आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म होगा। और यह 2017 में शुरू की गई। इसके तहत जो पहली उड़ान भरी गई थी वह 27 अप्रैल को शिमला से नई दिल्ली के मध्य पहली उड़ान भरी गई थी उड़ान योजना के तहत। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 15 नवंबर 1526, 14 जनवरी 1561, 5 नवंबर 1556 या 15 अप्रैल 1576? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, और यह युद्ध हेमू और अकबर के मध्य जो है लड़ा गया था। और इसमें अकबर विजयी रहता है और हेमू जो है पराजित होता है। हेमू जो है वह दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पानीपत के कुल 3 युद्ध लड़ा गया था। पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो आपके 1526 में हुआ था, और यह युद्ध अकबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होता है और बाबर विजयी रहता है। और इसी विजय के पश्चात जो है भारत में मुगल काल की स्थापना होती है। तीसरा जो युद्ध लड़ा गया था वह आपका 1761 में लड़ा गया था, और यह मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहता है
और मराठा जो है वो पराजित होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, 2021 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना है? 14वीं, 15वीं, 16वीं या 18वीं है? तो यह जो जनगणना है वह भारत की 16वीं जनगणना है, 2021 की जनगणना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक 10 साल पर भारत में जनगणना होती है। इससे पहले 2011 की जनगणना हुई थी और 2021 की जनगणना का जो थीम रखी गई है वह जन भागीदारी से कल्याण, इसकी थीम रखी गई है। जन भागीदारी से कल्याण इसकी थीम रखी गई है और इसके तहत कुल 31 प्रश्न जो है प्रत्येक परिवार से पूछे जाएंगे। भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी। अगर प्रश्न यहीं पर इस प्रकार से पूछता कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तो वो 8वीं जनगणना है स्वतंत्र भारत की, 2021 की जनगणना। आप लोग बताइएगा वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, एंजाइम क्या है? वसा, प्रोटीन, विटामिन या इनमें से कोई नहीं? तो एंजाइम जो होते हैं वह आपके प्रोटीन होते हैं और यह कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, बर्लिन, हेग या ज्यूरिख? तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख जो स्विट्जरलैंड में स्थित है वहाँ पर इसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और फीफा जो है वह फुटबॉल का आयोजन कराने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और फीफा की जो स्थापना है वह 1904 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपके ज्यूरिख में है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वह जियानी इन्फिनिटिनो जो है वह वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं फीफा के। और वर्तमान में 2022 का फीफा जो है आपके कतर में चल रहा है और 2018 में फीफा जो आयोजित किया गया था वह फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हराकर। यह फैक्ट आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। 2022 का कतर में चल रहा है और 2018 का फ्रांस ने जो जीता था वह क्रोएशिया को हरा कर जीता था। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? सूडान, घाना, मोरक्को या स्वीडन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, घाना जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और घाना जो है यह पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। बात कर लेते हैं सुरक्षा परिषद की, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें आपका 5 अस्थायी होता है और 10 जो है वो अस्थायी जो है सदस्य चुने जाते हैं। बार बार परीक्षा में आपके पूछता है कि 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। वो आपके अमेरिका है, दूसरा आपका चीन है, तीसरा आपका फ्रांस है, चौथा आपका ब्रिटेन है और 5वां आपका रसिया है। तो टोटल जो है 5 अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स, इसरो, नासा, इनमें से कोई नहीं? तो इसे स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट। इसका नाम जो है फाल्कन हैवी इसका नाम रखा गया है और यह है अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं स्पेस एक्स के जो मालिक हैं वो एलन मस्क हैं। एलन मस्क स्पेस एक्स के मालिक हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मिस्र, ईरान, भारत या म्यांमार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी आपका मिस्र, भारत और म्यांमार से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इनमें आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, त्रिपुरा है और मिजोरम। तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में स्थित है यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह हिम तेंदुआ के लिए फेमस है। बाकी अन्य ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। रणथंभौर ये आपके राजस्थान में स्थित है, जिम कॉर्बेट ये आपके उत्तराखंड में स्थित है और काजीरंगा ये आपके असम में स्थित है। काजीरंगा जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी फेमस है और काजीरंगा के साथ ही यहाँ पर मानस है। ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके असम में स्थित हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग,
हाल ही में परम शिवाय सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? IIT BHU, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर या IISc बेंगलुरु? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए IIT BHU में स्थापित किया गया है परम शिवाय सुपर कंप्यूटर। इसके साथ ही अन्य स्थानों पर कुछ कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर जो है स्थापित किए गए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। IIT खड़गपुर में परम शक्ति स्थापित किया गया है। IIT कानपुर में परम संगणक स्थापित किया गया है। और IISc बेंगलुरु में परम प्रवेग को स्थापित किया गया है। परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया है। BHU में परम शिवाय सुपर कंप्यूटर, IIT खड़गपुर में परम शक्ति, IIT कानपुर में परम संगणक और IISc बेंगलुरु में परम प्रयोग को स्थापित किया गया है। इन सभी को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। धामन किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो यह हिमाचल प्रदेश में जो फेमस नृत्य है धामन है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया है? 1945, 1938, 1952 या 1963? तो उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह वह आपके 1938 में स्वीकृत किया गया है। और इसमें एक वृत्त में 2 मछली, 1 तीर और 1 धनुष जो है अंकित है। इसे 1938 में स्वीकृत किया गया है। कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? चीन, भारत, म्यांमार या थाईलैंड? बिम्स्टेक जो फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है। इसमें जो है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड इसके सदस्य हैं। इनमें जो है चीन इसका सदस्य देश नहीं है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत में पहले 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा कब की गई थी? 1983, 1972, 1975 या 1970? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 1975 में पहले 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। और इसकी जो घोषणा है वह इंदिरा गांधी जी ने की थी। इंदिरा गांधी ने पहले 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की थी। और इसके बाद 1982, 1986 और वर्ष 2000 में इसमें संशोधन किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह पिछड़े व निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसकी जो घोषणा की गई थी आपके 1975 में की गई थी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को किसने सुशोभित किया है? M हिदायतुल्ला, SM सीकरी, YV चंद्रचूड़ या PN भगवती? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए M हिदायतुल्ला जो बने थे वह भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों पर जो है ये आसीन रहे हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यह घटना हुई थी भारत के जो तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन हैं उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। और उस समय भारत के जो उपराष्ट्रपति थे वह भी गिर थे और उन्होंने त्यागपत्र देकर उपराष्ट्रपति पद से जो राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने भाग लिया था। और उसी टाइम जो है M हिदायतुल्ला जो है वो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। अन्य ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। YV चंद्रचूड़ यह भारत के उच्चतम न्यायालय के सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और इनका जो कार्यकाल रहा वो 1978 से 85 तक इनका कार्यकाल रहा। तो सबसे ज़्यादा समय जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में YV चंद्रचूड़ का रहा है। और वर्तमान में इन्हीं के पुत्र हैं धनंजय यशवर्धन चंद्रचूड़ जो भारत के 50वें चीफ जस्टिस बने हैं। PN भगवती को भारत में PIL के जनक कहा जाता है। PIL के जनक जो है भारत में PN भगवती कहा जाता है। PIL अर्थात आपका जनहित याचिका। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 लेखक और उनकी पुस्तकें दी गई हैं। आपको बताना है कौन सा ही सुमिलित नहीं है। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, जवाहरलाल नेहरू ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, अल्बरूनी किताबुल हिंद, VD सावरकर द इंडियन स्ट्रगल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है यह VD सावरकर ने नहीं लिखी है बल्कि सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है। सुभाष चंद्र बोस ने
द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी है। वी.डी. सावरकर जो पुस्तक लिखी है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इन्होंने यह पुस्तक लिखी है। बाकी सभी सुमेलित हैं। सचिन तेंदुलकर ने प्लेइंग इट माई वे लिखी है। जवाहरलाल नेहरू ने ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी है और अल-बरूनी किताबुल हिंद की रचना की है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गाय, इंद्री, नदी या गज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, गज जो है गो का अर्थ नहीं है। बाकी गो का जो अर्थ है आपका गाय होता है, इंद्री होती है और नदी होती है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आपको पुष्ट का विलोम बताना है। क्षीण, दुष्ट, पुरस्कार या प्रकृति? पुष्ट का जो विलोम होता है वो आपका क्षीण होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। पुष्ट का जो अर्थ होता है वह बलिष्ठ, बलवान होता है और उसका विलोम क्षीण होता है। रास्ते के लिए, खाना के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? पाथेय, अपथ्य, पथ या पयोहारी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, पाथेय कहा जाता है रास्ते के खाना को। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? परिपक्व, प्रमेय, प्रणय या पृष्ठभ्य? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, प्रमेय कहा जाता है प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य के लिए। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 4, 5 या 3? तो स्वर संधि आपके कुल 5 प्रकार की होती हैं। इनमें आपका दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयाधि और यण, टोटल 5 प्रकार की स्वर संधियाँ होती हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अस्थायी भाइयों की संख्या कितनी होती है? 6, 7, 8 या 9? तो कुल 9 है अस्थायी भावों की संख्या। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहकाल, अली कली ही सौ बिंधो, आगे कौन हवाल? इनमें आपको अलंकार बताना है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, इसमें जो है अन्योक्ति अलंकार है। अन्य के प्रति कही गई उक्ति है और इसमें अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का जो है वर्णन किया जाता है। और यह जो प्रसंग लिया गया है इसमें भ्रमर और कली का जो प्रसंग अप्रस्तुत विधान के रूप में जो है वर्णित किया गया है, जिसके माध्यम से जो है राजा जय सिंह को सूचित किया गया है। और इसमें आपका अन्योक्ति अलंकार है। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, शुश्रूषा जो लिखा गया है यह सही लिखा गया है। बाकी आपका सन्यासी, तदोपरांत और अनुग्रहित जो है ये सभी अशुद्ध लिखा गया है। इनका शुद्ध रूप हम लोग जान लेते हैं। सन्यासी को इस प्रकार से लिखा जाएगा, अनुस्वार भी इसमें रहेगा। साथ ही तदोपरांत नहीं होता, यह तदुपरांत होता है, तदुपरांत होता है। इसी प्रकार से अनुग्रहित नहीं, अनुगृहीत होता है, अनुगृहीत होता है। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची कौन है वो आपको पहचानना है। केसरी, कुरंग, भुजंग, तुरंग? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, केसरी जो है यह मृगेंद्र का पर्यायवाची है। मृगेंद्र अर्थात आपका सिंह है। बाकी आपका कुरंग जो है यह आपका मृग का पर्यायवाची है। भुजंग या सांप का पर्यायवाची है और तुरंग आपका घोड़े का पर्यायवाची है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आदर करना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना या कम सुनाई देना? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना कान का कच्चा का अर्थ होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हल्दी का तत्सम रूप होगा हरिद्रा, हरिद्रका या हरिद्रा या हरिद्रा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, हरिद्रा होता है हल्दी का तत्सम रूप। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। समष्ट का विलोम आपको बताना है। विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट या अपुष्ट? समष्ट का जो अर्थ होता है सबका सम्मिलित और सामूहिक रूप, और इसका जो विलोम होता है आपका व्यष्टि होता है। व्यष्टि का जो अर्थ होता है समूह या समाज से अलग किया हुआ। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें आपको पहचानना है
किसकी जो वर्तनी है वह शुद्ध है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, दे दीप्यमान जो है यह सही वर्तनी है। और इसका जो अर्थ होता है वह चमकता हुआ, इसका अर्थ होता है दे दीप्यमान का। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए, इसमें आपको पहचानना है कौन विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, अच्युत, उपेंद्र, माधव या पंचानन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, पंचानन जो है यह विष्णु का पर्यायवाची नहीं होकर बल्कि यह शिव का पर्यायवाची है, शिव का पर्यायवाची है। बाकी आपका अच्युत, उपेंद्र और माधव ये सभी विष्णु के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा केशव, नारायण, जनार्दन, कमलापत ये सभी जो है वो आपके विष्णु के पर्यायवाची होते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अन्न, अन्य का सही अर्थ आपको पहचानना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। अन्न का अर्थ होता है वह अनाज होता है और अन्य का अर्थ होता है दूसरा होता है। इस प्रकार जो है इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। बहु का आपको बहुवचन पहचानना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, बहुएं। बहु का जो बहुवचन होगा आपका बहुएं होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पुष्कर का अनिखार्थी कौन नहीं है वो आपको पहचानना है। तालाब, आग, आकाश या कमल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, आग जो है ये पुष्कर का अनिखार्थी नहीं है। और इसके अलावा आपका तालाब है, आकाश और कमल ये सभी जो है पुष्कर के अनिखार्थी शब्द हैं। आते हैं अगला प्रश्न लो। वह लड़की बहुत सुंदर है, इसमें वह आप क्या है, सर्वनाम विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। इसमें जो है वह आपका सर्वनाम विशेषण है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। लोकायत शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्यय प्रत्येक शब्द के अंत में लगती है और इसमें आपका आयत प्रत्यय है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। लोकायत में आयत प्रत्यय है। गवाच में कौन संधि है, यण, वृद्धि, आयाद या गुण। इसका जो संधि विच्छेद होगा वह गो धन अच्छ होगा, गोधन अच्छ होगा। और इसी कारण इसमें जो है आयादी संधि है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। गोवाच में जो है आयादी संधि है। आते हैं अगला प्रश्न लो। कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, राजा रानी, प्रतिदिन, चंद्रशेखर या महाकाव्य। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, चंद्रशेखर जो है ये आपका बहुब्रीहि समास है। चंद्रशेखर का अर्थात जो अर्थ होता है जिसके चंद्र है जिसके सर पर। इसका जो है समास विग्रह होगा। 46 साल। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको पहचानना है कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, राजा रानी, प्रतिदिन, चंद्रशेखर या महाकाव्य। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, चंद्रशेखर जो है यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। और इसका जो समास विग्रह होगा, चंद्र है जिसके सर पर, अर्थात भगवान शंकर, भगवान शंकर। अन्य ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। राजा और रानी इसका समास विग्रह होगा और इसमें आपका द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। प्रतिदिन में आपका अव्ययी भाव समास है और महाकाव्य में कर्मधारय समास है। महान है जो काव्य, इसका जो है समास विग्रह होगा और इसमें आपका कर्मधारय है। आते हैं अगला प्रश्न लो। 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको पहचानना है कौन जो है तद्भव शब्द है, उलोक, कूप, ओझा या पुस्तक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, ओझा जो है यह एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप होगा वह उपाध्याय होगा, उपाध्याय होगा। बाकी आपका उलोक, कूप और पुस्तक ये सभी जो है तत्सम शब्द हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 5, 4, 6 या 3। तो टोटल भूतकाल के 6 भेद होते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और अंतिम जो आपका हेतु मध्य भूतकाल होता है। तो टोटल जो है भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको पहचाना है कौन शब्द जो है स्त्रीलिंग है, आदेश, आच्छादन, पत्र या आज्ञा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, आज्ञा जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है।
जैसा अगर इससे आप लोग इस्तेमाल करते होंगे, आज्ञा मांगी जाती है, आज्ञा मांगा नहीं जाता, आज्ञा मांगी जाती है। इस प्रकार भी आप लोग सोच सकते थे। इसका जो ऑप्शन डी है यह एक स्त्रीलिंग शब्द है, आज्ञा। आइए से अगला प्रश्न लो। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, इसमें आपको पहचानना है इसमें कौन सा वाच्य है, कर्मवाच, भाववाच, कर्तृवाच या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी भाववाच्य है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, इसमें जो आपका भाववाच्य है। तो इस प्रकार हम लोग हिंदी सेक्शन को कवर कर लिए हैं। अगला जो सेक्शन आपका वह मैथ का है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए हमारा 24 नवंबर से दोनों भाषाओं में पेड कोर्स चल रहा है। साथ में यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट का भी पेड कोर्स हमारा 26 नवंबर से चालू हो चुका है दोनों भाषाओं में। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से समय पर अपने तय स्थान पर पहुंच जाती है। यदि यह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है तो यह 15 मिनट देरी से पहुंचती है। आपको बताना है कि संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी कितनी है, 35 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 60 किलोमीटर या 40 किलोमीटर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। हमें यहाँ पर पहली जो चाल वो आपको 40 दिया है, दूसरी चाल आपका 35 दिया है। हमें पहला समय नहीं पता, लेकिन दूसरा जो समय पता है वो आपका 15 मिनट ज़्यादा लगता है पहले के अपेक्षा। तो पहले जो हम लोग समय मान लेते हैं वो आपका टी मान लेते हैं। दूसरा जो समय आपको प्राप्त होगा वह टी प्लस 15/60, इसको हम लोग घंटा मान लेते हैं। ये आपका टी घंटा है और ये आपका टी प्लस 15/60 हो जाएगा। इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे तो दूसरा जो समय आ जाएगा आपका टी प्लस 1/4 घंटा आ जाएगा दूसरा समय। यही जो मान है हम लोग यहाँ पर रख देंगे। पहली चाल गुणे पहला समय बराबर दूसरी चाल गुणे दूसरा समय रख देंगे। तो पहली जो चाल हमें पता है वह 40 है और पहले जो समय आपका टी है, दूसरी जो चाल आपका 35 है और दूसरा जो समय है वो आपका टी प्लस 1/4 है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको हम लोग 5 से कैंसिल करें, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 8t बराबर इसका हम लोग ये आपका 7t हो जाएगा और प्लस 7/4 हो जाएगा। इसको हम लोग 75 कर देंगे तो ये आपका t बराबर आपका आ जाएगा 7/4 घंटा आ जाएगा। ये आपका 7/4 घंटा आ जाएगा। यहाँ पर पूछी जा रही संपूर्ण दूरी, तो अगर समय इतना लग रहा है और चाल उसकी 40 है तो कुल दूरी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। दूरी बराबर 40 गुणे 7/4 कर लेंगे तो ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा और टोटल आपका 70 किलोमीटर दूरी आ जाएगी, टोटल दूरी आ जाएगी। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसको। पहले हम लोग समय टी मान लेते हैं पहले, दूसरे का जो समय निकल कर आएगा वो आपका टी प्लस 1/4 आ जाएगा और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे दोनों तरफ तो ये आपका जो दूरी आ जाएगी वो आपका 70 किलोमीटर आ जाएगी। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका एलसीएम जो है 300 दिया है। आपको बताना है छोटी संख्या क्या होगी, 75, 60, 90 या 45। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एक सूत्र होता है लासा गुणे मासा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या गुणनफल। तो यहाँ पर मान लेते हम लोग पहली संख्या जो आपकी यक्स का अनुपात अर्थात 3x है और दूसरी आपकी 5x हो जाएगी। इसका हम लोग मासा लेंगे तो मासा जानते हैं कॉमन होती है तो ये आपका मासा आपका x हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो इसका जो एलसीएम होगा वो आपका 3×5 ये आपका 15x हो जाएगा और यही जो 15x है वो 300 के बराबर है, 300 के बराबर दिया गया है। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 15 दूनी 30, तो x की वैल्यू जो प्राप्त होगी हमें वह 20 प्राप्त होगी। हमें छोटी संख्या प्राप्त करनी है, छोटी संख्या आपकी 3x है तो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 × 20 अर्थात वह संख्या जो है आपकी 60 हो जाएगी, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। n एक पूर्ण संख्या है जिसे 4 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। तो आपको बताना है 2n को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। आप कोई भी संख्या मान लीजिए जिससे भाग देने पर शेषफल 3 आता है। मान लेते हैं वह संख्या 7 मान लेते हैं, आगे इस पर 4 से भाग दी जाए तो शेषफल आपको 3 आ जाता है। या आप कोई भी दूसरी संख्या मान सकते हैं। हम लोग इसको मान कर आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर 2n किया जाता है, अर्थात 7 में हमको दूना कर देंगे, 7 गुणे दूना, और फिर इसके बाद 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो ये आपका 7 दूनी 14 हो जाएगा, और इसमें 4 से भाग देंगे, 4 3 12, शेषफल जो आपका आएगा वो 2 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आप कोई दूसरी भी संख्या मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको उत्तर आपका 2 ही आएगा। अगला जो प्रश्न है, एक व्यक्ति ने अपनी किताब 891 रुपये में बेची, उसे इस प्रकार लागत के 1/10 का मुनाफा प्राप्त हुआ है। आपको बताना है किताब का लागत मूल्य कितना है। 850 रुपये, 800 रुपये, 810 रुपये या 990 रुपये। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 891 रुपये हम वो बेचता है, तो उसे 1/10 का लाभ होता है, अर्थात उसने जो खरीदा होगा वह 10 में खरीदा होगा। 1/10 लाभ होता है, अर्थात 1 लाभ होता है 10 पर। तो ये आपका बिके कितना, 11 में। हमें 11 की वैल्यू 891 रुपये दी गई है, तो हम लोग यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, 11 से भाग देंगे, 11 × 88 और 11 का नाम 11। तो 1 की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो आपका 81 पता हुई। हमें निकालना है लागत 10 है, तो इसलिए हम लोग 81 में 10 का गुणा कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 810 रुपये जो है उसकी लागत आएगी, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। किताब की जो लागत आई है वो 810 रुपये आई है। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपये में वृद्धि करने पर 19% हानि से वह 17% लाभ में बदल जाती है। आपको बताना है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। 450 रुपये, 600 रुपये, 360 रुपये या 540 रुपये। ऐसे जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने का सीधे तरीका आप लोग जानते हैं। ये आपका -19 है और ये आपका 17 प्लस में है। इन दोनों जो अंतर आप देख रहे होंगे ये आपके 36% के बराबर है, और ये 36% किसके बराबर है, 162 रुपये के बराबर है। तो इसको हम लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई वस्तु होती है वह 100% होती है, हमें 100% ही निकालना है। इसको हम लोग 4 से भाग दे देंगे, 9 से भाग दे देंगे सॉरी। तो 9 चौको 36 और 9 1 9 और 9 8 72, 9 8 72। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे ये 4% है, या 18 के बराबर। अगर हम इसमें 25 से गुणा कर देते हैं, यह 100% हो जाएगा, और इसमें हम लोग 25 से गुणा कर देंगे तो हमें पूरी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 100%। तो ये आपका 100% हो जाएगा, और 25 से गुणा कर देंगे आपको आ जाएगा 18 × 95 और 18 दूनी 36, 36 9 45, 450। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो आपका 450 रुपये होगा। यहाँ से हम लोग पहले इन दोनों का अंतर निकालेंगे। इन दोनों जो अंतर आपका आ गया 36% आएगा, और यह है 162 रुपये के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग 100% वैल्यू निकालेंगे, आपका 100% जो वैल्यू आपको निकल आएगी वह 450 रुपये आ जाएगी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर एक खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लगाती है। आपको बताना है कि अगर 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को उसे पार करना हो तो कितना समय लगाएगी ट्रेन आपकी। 7 सेकंड, 15.5 सेकंड, 5.5 सेकंड या 6 सेकंड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल हमें पता है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड बदल लेंगे, और मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो आपका 36 गुणे 5/18। और दूरी हमें पता है कि दूरी स्वयं खुद की ट्रेन होती है। ट्रेन के सामने व्यक्ति की जो दूरी होती है वह 0 होती है। तो हम लोग मान लेते हैं ट्रेन की जो लंबाई है वो आपकी x है, और समय लगा उसको 10 सेकंड। तो यहाँ से 18 दूनी 36 हो जाएगा, और ये आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, और x की जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो 100 मीटर प्राप्त होगी। ट्रेन की जो लंबाई हमें प्राप्त हुई वो 100 मीटर लंबाई प्राप्त हुई है। दूसरा जो पूछ रहा है कि अगर वह 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी ट्रेन तो कितना समय लगाएगी। तो एक बार हम लोग फिर से लिख लेते हैं। तो चाल हमें पता है 36 का वही है, 36 गुणे 5/18, और इस बार जो दूरी है वह 100 मीटर यह है और 55 मीटर यह है आपकी प्लेटफॉर्म की दूरी, और समय हमें निकालना है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग कैंसिल करिए, आपका 10 हो जाएगा, और ये आपका 10x हो जाएगा। 10x बराबर आपका 155 आ जाएगा, और x की जो वैल्यू आप हो जाएगी 15.5 सेकंड जो है समय लगाएगी ट्रेन 55 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यदि 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे एक कार्य को 7 महीने में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष, 5 महिलाएं और 5 बच्चे एक साथ उस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं।
4 महीने, 5 महीने, 6 महीने या 8 महीने। तो यहाँ पर दिया है 10 पुरुष, 20 महिलाएं और 40 बच्चे। 10 पुरुष, 20 महिलाएं और 40 बच्चे, ये सभी बराबर हैं, तो हम लोग इसको अनुपात निकाल सकते हैं। तो ये आपका 1:2:4 आ रहा है। प्रश्न में पूछ रहा है कि 5 पुरुष, 5 महिलाएं और 5 बच्चे एक साथ काम करेंगे, कितना समय लगेगा। तो सभी जितनी भी यूनिट है उनको हम एक समान कर लेंगे। हम लोग सभी को पुरुष के रूप में जो है बदल लेंगे। तो यहाँ पर 5 पुरुष, 5 महिलाएं और 5 बच्चे जो है साथ काम करेंगे। तो 5 पुरुष रहेंगे ही। 5 महिलाएं जो है वो आपका 5 × p/2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी आधी है। और इसी प्रकार से 5 बच्चे जो है ये आपके पुरुष के 4 होंगे। और इसको हम लोग टोटल कर लेंगे तो ये आपका 35 पुरुष बटे 4 हो जाएंगे। तो टोटल जो यूनिट आ जाएगी वह 35 p/4 आ जाएगी। पहले जो पुरुष थे वह 40 पुरुष थे। हम लोग वही सूत्र लगा देंगे, m1 d1/m2 d2। पहले जो पुरुष थे वो आपके 10 थे और समय कितना लेता था, 7 महीने का समय लगता था। अब जो पुरुष कितने हैं, अब आपके 35 p/4 है और समय हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे। 35 दूनी 70 और d2 आपका आ जाएगा, d2 बराबर 8 माह आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। m1 d1 बराबर m2 d2 रख देंगे। पहले जो है 10 पुरुष थे और समय जो लगता था वो आपका 7 माह लगता था, और बाद में 35/4 पुरुष है और d2 हमें याद करना है। तो d2 की जो समय निकल कर आया वो आपका 8 माह आया, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रब्याज दर से कितने समय में 92,610 रुपये हो जाएगी। 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष या 1.5 वर्ष। तो यहाँ पर जो समय दिया गया वह अर्धवार्षिक दिया गया है, अर्थात t बराबर आपका 2t हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 2 छमाही होता है। इसी प्रकार से 10% वार्षिक ब्याज दर है, अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 10% दिया है वार्षिक, तो ये आपका 5% छमाही हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर a बराबर आपका 92,610 रुपये दिया है, p आपका 80,000 रुपये दिया है, और सूत्र हम लोग जानते हैं a बराबर p 1 + r/100 हम जानते हैं, और ये आपका t है। सभी को वैल्यू रख देंगे। ये आपका 92,610/80,000 बराबर 1 + r आपका 5% है, और ये आपका 100 है, और t की जगह पे आपका 2t हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे। और 92,61/8000 यह 21 का क्यूब है और आपका 20 का क्यूब है, और इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो यह भी आपका 21/20 आ जाएगा, और यह आपका 2t के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, इसलिए जो है घातों की तुलना की जाएगी। तो 2t अब बराबर आपका 3 आ जाएगा, और t बराबर आपका आ जाएगा 3/2, तो ये आपका आ जाएगा 1.5 आ जाएगा ईयर, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक संख्या उसके चौथे और 5वें भाग का योग उसके तीसरे भाग से 28 से बड़ा है। आपको संख्या बतानी है, 120, 240, 220 या 160। एक संख्या मान लेते हैं, वह संख्या आपकी x है, उसके चौथे अर्थात x/4 और उसके 5वें अर्थात x/5 बराबर आपका हो जाएगा उसके तीसरे भाग से, वो आपका 28 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसको 75 कर लेंगे, तो ये आपका 60 जो है एलसीएम आ जाएगा, और 15 चौको 60 माइनस ये आपका x हो जाएगा, और 12 25 60 ये आपका 12 हो जाएगा, ये जोड़ योग हो जाएगा, और यहाँ 75 ये आपका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा, बराबर आपका 28 हो जाएगा। तो 15 12 आपका 27 हो जाएगा, में से 20 जाएगा आपका 7 हो जाएगा, 7x/60 हो जाएगा बराबर 28 हो जाएगा, और यहाँ 7 चौको 28 कैंसिल हो जाएगा, और यक्स जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी 6 चौको 24, 240 प्राप्त होगी हमें वह संख्या, जो ऑप्शन बी में दी गई है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू की औसत आयु 15 साल है
आज पी क्यू आर की औसत आयु 20 साल है, तो 10 वर्ष आर की उम्र क्या होगी? 25, 20, 30 या 35? 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू की आयु का योगफल कितना होगा? पी और क्यू का 5 वर्ष पहले का योगफल जो होगा, औसत आपका 15 गुणे 2 है, अर्थात 30 साल है। और वर्तमान में जो है पी क्यू आर का औसत अगर 20 है, तो इनका योगफल कितना होगा? पी क्यू आर का योगफल जो होगा वह 20 गुणे 3, अर्थात वह आपका 60 होगा। 60 होगा। इनमें जो है हम एक दूसरे में से घटा देंगे। पी क्यू को पी क्यू आर से घटाएंगे तो आर की जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो आपकी 20 प्राप्त होगी। और इसमें पूछ रहा है कि 10 साल बाद आर की उम्र क्या होगी। अगर वर्तमान की उम्र 20 वर्ष है तो 10 साल बाद तो आपकी 20 आपके 30 साल होगी, जो ऑप्शन सी दिया गया है। 10 साल बाद आर की जो उम्र होगी वो आपके 30 साल होगी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक वृत्त और एक आयत का परिमाप एक समान है। यदि आयत की भुजा 18 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर है, आपको बताना है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। 125 सेंटीमीटर, 230 सेंटीमीटर या 550 सेंटीमीटर या 616 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वृत्त का जो परिमाप होता है आपका 2πr होता है, और आयत का जो परिमाप होता है वह 2l+b होता है। l+b होता है। तो यहाँ से 2 कैंसिल कर देंगे। हम लोग r की वैल्यू पता करेंगे। यहाँ पर l+b, l आपका 18 दिया है, b आपका 26 दिया है। 18 + 26 बाई, यहाँ पर पाई की जो वैल्यू है उसको हम लोग रख देंगे, 22/7 कर देंगे। यह आपका 44/22 × 7 हो जाएगा। तो आपका 14 सेंटीमीटर जो है ये आपका रेडियस आ जाएगा। r बराबर आपका 14 सेंटीमीटर आ गया। और यहाँ पे पूछा जाएगा वृत्त का जो क्षेत्रफल। अब वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 रख देंगे। r की वैल्यू हमें पता है 14 है, 14 × 14, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। 22 × 14 दूनी 28, इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो ये आपका 616 वर्ग सेंटीमीटर जो है, वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल है वह 616 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 का है। अनुपात को 2:1 करने के लिए उसमें और कितना पानी जो है मिलाना चाहिए। अगर कोई चीज़ 60 लीटर है और यह 3:1 में है, अर्थात 4 की वैल्यू 60 दिया गया है, 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी 15 चौको 60, अर्थात 15 3 45। 45 लीटर जो इसमें दूध होगा और 15 लीटर आपका पानी होगा। इसमें कह रहा है कि 2:1 करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। तो अर्थात दूध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको हम लोग इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम लोग x लीटर जो है मिलाते हैं और अनुपात जो आपको प्राप्त होगा वो आपका 2:1 का होगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 45 हो जाएगा और 15 दूनी 30 हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा। ये आपका 15 हो जाएगा, इसको 75 कर लेंगे, आपका 2x हो जाएगा। और x की जो वैल्यू आपको हो जाएगी वो 15/2 अर्थात 7.5 लीटर जो है पानी मिलाया जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। जितने भी मैथ के प्रश्न आप लोग इसको किसी दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे समय के कमी के कारण यहाँ पर एक साधारण तरीका आपको बताया जा रहा है जो काफ़ी आसान भी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक संस्था में काम करने वाले 20 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 1500 रुपये है। यदि प्रबंधन का वेतन उसमें मिलाया जाए तो औसत वेतन 100 रुपये बढ़ जाता है। आपको बताना है प्रबंधन का मासिक वेतन क्या है, 2000, 2400, 3600 या 4800। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे 20 कर्मचारियों के औसत वेतन में अगर 100 रुपये वृद्धि हो जाएगी, अर्थात 20 में 100 रुपये वृद्धि होगी तो टोटल जो वैल्यू आएगा वो आपका 2000 रुपये आएगा। अगर सबके 1500 रुपये है, अगर इसको मिला दिया जाए तो सबका 1600 रुपये हो जाएगा, अर्थात उसका भी 1600 रुपये औसत होगा। तो जब टोटल आएगा वो आपका 3600 रुपये जो है प्रबंधन का वेतन हमें प्राप्त होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसको आप किसी और भी तरीका से लगा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका आपका यही है। ना आपको कुछ अलग से करना है, सिर्फ आपको प्रश्न से ही जो है आंसर लगा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, सरल रेखा 2x + 3y = 6 दिया है।
या प्रथम अक्षांश बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। 3 इकाई, 9 इकाई, 6 इकाई या 8 इकाई। इसका जो चित्र है कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर समीकरण जो दिएगा वो 2x प्लस 3y बराबर आपको 6 है। तो इसमें हम लोग 6 से भाग देंगे तो ये आपका x अपान 3 आ जाएगा और प्लस y अपान 2 बराबर आपका 1 हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार हमें पता है 3 है और ऊंचाई आपकी 2 है, तो ये आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका 3 इकाई जो हमें प्राप्त होगा क्षेत्रफल, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। डिटेल जो है वीडियो अलग से आएगी, एक एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके ऊपर अलग से डिटेल वीडियो आ रही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। समतल भूमि पर स्थित बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी 510 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। 85 मीटर, 85 √3 मीटर, 170 √3 मीटर या 95 √3 मीटर। तो इसका जो चित्र होगा कुछ इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए। कुछ इसका जो चित्र होगा वो आपका PQR इसका चित्र होगा। यहाँ पर बता रहे हो 510 मीटर है QR और ये आपका 30 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर हम लोग tan 30 लगा देंगे, ये आपका QR अपान 510 हो जाएगा। और tan 30 की वैल्यू आपको पता है वो 1/√3 होती है और QR बराबर आपका 510 है। तो यहाँ से QR निकालेंगे हम लोग तो वह आपका आ जाएगा 170 √3 आ जाएगा। इसको आप लोग पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है 170 √3 मीटर जो है इसकी ऊंचाई आ जाएगी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक वृत्त की जीवाएं AB और CD बाह्य रूप से P पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि AB 7 सेंटीमीटर है, CD 1 सेंटीमीटर है, PD 5 सेंटीमीटर, तो आपको PB की लंबाई बतानी है। इसका जो चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसको इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती हैं। यह मान लेते हैं A है, ये आपका B है, ये आपका P है, ये आपका D और ये आपका C है। यहाँ पर AB मान लेते AB जो है वो आपका 7 सेंटीमीटर है, BP A आपका x मान लेते हैं और ये आपका 5 है और ये आपका 1 दिया गया है। और जैसा कि इसका सूत्र होता है PB इंटू PA बराबर PD इंटू PC। तो इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो यहाँ पर x प्लस 7 हो जाएगा और ये आपका 5 और 5 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपका x² प्लस 7x हो जाएगा और 6 × 5 = 30 हो जाएगा। इसको हम लोग इस पक्षांतर कर देंगे तो 10 × 30 हो जाएगा। तो ये आपका x² प्लस 10x माइनस 3x माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10 आ जाएगा एक में, दूसरा आपका माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका x प्लस 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो आपका 3 प्राप्त होगी, क्योंकि माइनस लिया नहीं जाएगा तो इसलिए x की जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो आपका 3 होगी, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। PB की जो लंबाई है वो आपकी 3 सेंटीमीटर होगी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक लकड़ी के बेलन की वक्रपृष्ठ 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पॉलिश करने की कुल लागत आपको बतानी है, जिसका व्यास 70 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 6 मीटर दी गई है। यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है वह 2πRh होता है, 2πRh होता है। यहाँ पर व्यास जो दिया है वह 70 सेंटीमीटर दिया है और ये आपका मीटर में दिया है, तो व्यास हम लोग मीटर में बदल लेंगे। 2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, आपका 22/7 हो जाएगी। R की जो वैल्यू आपको आप दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, ये मीटर में हो जाएगा। और ऊंचाई आपके दी है वह 6 और इसको हम लोग टोटल कैंसिल करेंगे, ये आप लोग पूरा कैंसिल करेंगे तो ये आपका 13.20 आ जाएगा। ये आपका वर्ग मीटर आ जाएगा और 1 वर्ग मीटर की जो खर्चा आएगा वो 50 मीटर आ जाएगा। इसको हम लोग 50 से गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 660 रुपये जो है इसका कुल खर्चा आ जाएगा।
जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। इसके पश्चात वह 10% छूट देता है। आपको बताना है उसका लाभ कितना हुआ। अगर कोई चीज़ 100 रुपये रही हो, उसको 20% अधिक पे जो है अंकित किया जाए और 120 पे अगर 10% छूट दी जाए, तो आपको बताना है कि वह वस्तु पर कितना लाभ प्राप्त किया है। तो 120 का 10% जो होगा वह आपका 12 होगा। 12 रुपये जो वह छूट दे दिया, अर्थात 120 पे अगर वह 12 रुपये छूट दे दिया तो वह वस्तु पड़ी कितने की, 108 रुपये की। और थी कितने की, 100 रुपये की उसने खरीदा था, तो उसे जो लाभ होगा वो आपका 8% का उसे लाभ होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। कप का एक सेट 720 रुपये कीमत में बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ। 5% का लाभ लेने के लिए सेट को कितनी कीमत पे बेचा जाना चाहिए। इसका सबसे आसान जो तरीका मैं इस प्रकार से लगाता हूँ, आप लोग भी इस प्रकार से लगा सकते हैं कि जो चीज़ जैसे से बोला जाए उसको उसी प्रकार से कर दिया जाए। कोई भी चीज़ 100% होती है, 720 रुपये में बेचा जाता है तो उसे 20% नुकसान होता है, अर्थात 80% वैल्यू हो जाएगी। और यही जो है कितने बेचा जाए उसको मान लेते हैं यक्स में, और 105% का लाभ लेना, अर्थात कोई चीज़ 100% है, लाभ लेना तो आपका 105 हो जाएगा। तो इसको हम लोग काट देंगे, ये आपका 8 जीरो जो कैंसिल हो जाएगा और 8 9 72 हो जाएगा। और यक्स की जो वैल्यू हो जाएगी 105 गुणे 9 हो जाएगी, 105 गुणे 9, 9 5 45, 9 1 9, ये आपका 4 और 9 1 9, 945 रुपये जो है अगर वह बेचता है 945 रुपये में, तो उसे 5% का लाभ होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। यदि आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया है तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल होता है वह वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, अर्थात पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। और पाई आर स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात दिया 4x हो जाएगा और ऊंचाई जो आपका 3x दिया गया है। और यही वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 रख देंगे और आर की वैल्यू आपका 4x रख देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके 154 के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग 22 का 22 और 22 7 154 हो जाएगा और ये आपका 4x स्क्वायर आपका 16x स्क्वायर हो जाएगा और 7 7 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यस की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका 49/16 हो जाएगा और यह अंडर रूट हटेगा तो यक्स की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 7/4, हमें यक्स की वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहाँ से हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या आपका 4x है और 4 गुणे 7/4 हम लोग रख देंगे तो हमें त्रिज्या प्राप्त होगी और ये आपकी 7 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगी त्रिज्या। ऊंचाई हमें दिया 3x की जो वैल्यू हम लोग 3 गुणे 7/4 रख देंगे तो ये आपका 21/4 आ जाएगी और इसे हम लोग पूरा कैंसिल करेंगे तो 5.25 आ जाएगा इसकी ऊंचाई। हमें याद करना है यल, तो यल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू हमें प्राप्त है 7 और एच की वैल्यू प्राप्त है 5.25। तो इसको जो हम लोग इसका जो वर्ग करेंगे वो आपका 49 और प्लस 5.25 का वर्ग हम लोग कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 8.75 आ जाएगा यल की वैल्यू। और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो आपका पाई आर यल इसका सूत्र होता है। पाई की वैल्यू 22/7 है, 22/7। आर की वैल्यू हमें प्राप्त है 7 और यल की जो वैल्यू प्राप्त हमें 8.75 है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपका 192.5 आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वह 192.5 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, यदि एक सामान्य बहुभुज की 16 भुजाएं हैं तो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का माप आपको बतानी है। इसका जो सूत्र होता है वह n-2 इंटू 180/n होता है आंतरिक कोण की माप के लिए। n की वैल्यू हमें पता है 16 है, 16 में से 2 जाए और ये आपका 180 हो जाएगा बटे आपका 16 हो जाएगा। तो 14/16 गुणे आपका 180 हो जाएगा। इसको आप लोग पूरा काट लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 157 2 डिग्री, जो ऑप्शन सी में दिया गया है।
आंतरिक कोण की जो माप हमें प्राप्त होगी वो 157 सही 1/2 डिग्री हमें प्राप्त होगी, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 8, 10 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। एक साथ काम पूरा करने के बाद उन्हें 5,550 रुपये मिलते हैं। आपको बताना है कि बी को कितना मिला, 1800, 1696, 1500 या 1850। हम लोग यहाँ पे दिया है दिन, हम लोग इसकी दक्षता ज्ञात करेंगे और दक्षता बराबर होता है 1/दिन। दक्षता बराबर 1/ जो लगा समय है वो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर 1/8 अनुपात 1/10 अनुपात 1/12। इसको इस प्रकार, इसका जो एलसीएम होगा आपका 120, इसका एलसीएम होगा और 8 में हम लोग भाग देंगे 120 में, तो ये आपका 15 बार हो जाएगा और ये आपका 12 बार हो जाएगा और 12 ये आपका 10 हो जाएगा। तो इनका जो अनुपात होगा 15:12:10 या दक्षता का। हमें ज्ञात करना है बी की राशि अर्थात 12 ज्ञात करना है और टोटल यह 12, 15, 27 और 10 37 हो जाएगा। तो आपका 12/37 गुणे आपका 5,550 रुपये दिया है। तो हमें 12 की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसको आप लोग पूरा कैंसिल कर लेंगे तो यह आपका आ जाएगा 1800 रुपये आ जाएगा। इसको आप लोग पूरा कैंसिल कर लीजिएगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2 ट्रेनों की गति का अनुपात 2:7 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेनों की गति का योग आपको बताना है। मान लेते हैं पहला जो आपका S1 है और दूसरा आपका S2 है। S1 की जो चाल है वो आपका 2 है और S2 की जो आपका गति दिया है वो आपका 7 दिया है। और पहले जो है 5 घंटे में 250 किलोमीटर दूरी तय करती है, अर्थात यहाँ से हम लोग चाल निकाल लेंगे। तो चाल बराबर आपका था दूरी आपका 250 है और समय आपका दिया 5। तो हमें प्राप्त हो गई चाल जो प्राप्त होगी वो आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड प्राप्त होगी और यह 50 जो है वो 2 के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। और यहाँ से हम लोग 1 की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 25 प्राप्त होगा। यहाँ पे दिया है दोनों ट्रेनों की गति, अर्थात ये 7 और ये 2, अर्थात 9 की वैल्यू निकालना हमें। तो 9 गुणे हम लोग 25 कर देंगे तो ये आपका 25 9 आपका 225 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। दोनों ट्रेनों की जो गति का योग होगा आपका 225 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होगी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक सिक्के के उछाल में टेल आने की प्रायिकता आपको बताना है। 1/2, 1, 2/1 या 3। एक सिक्के के उछाल में टेल आने की प्रायिकता आपको बताना है। तो एक तो जो प्रायिकता हो सकती है एस बराबर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और एक ई होता है जो प्रायिकता अर्थात सिर्फ हमें टेल लाना है। तो इसका जो सूत्र होता है वो आपका पी ई बराबर आपका होता है NE/NS होता है। ई की वैल्यू हमें पता है 1 है और एस की जो वैल्यू आपके 2 है। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो आपके 1/2 हो जाएगी। टेल आने की जो प्रायिकता होगी वो अपन 1/2 हो जाएगी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किसी संख्या में 5/6 से गुणा करने के बजाय 6/5 से गुणा कर दिया जाए तो जो उत्तर प्राप्त होगा वो 561 जो है अधिक प्राप्त होगा। आपको वह संख्या प्राप्त करनी है, बतानी है। मान लेते वह संख्या यक्स है। अब यक्स में 5/6 से गुणा कर दिया जाए, गुणा करने के लिए कहा जाए, और दूसरे में जो है इसके बजाय 6/5 से गुणा कर दिया जाए, 6/5 से गुणा कर दिया जाए। अब इसका जो अंतर होगा वो 561 के बराबर होगा। तो ये संख्या बड़ी है, इसमें से हम लोग इसको घटा देंगे और इसके बराबर कर लेंगे। तो ये आपका 6x/5 माइनस आपका हो जाएगा 5x/6 बराबर 561 हो जाएगा। ये आपका 6 36 हो जाएगा, 36x माइनस 25x बटे आपका 30 हो जाएगा बराबर 561। और ये आपका 11x/30 बराबर 561 हो जाएगा। इसको हम लोग 11 से कैंसिल कर देंगे तो 11 25 55 और 11 का नाम 11 हो जाएगा। तो हम लोग यक्स की जो वैल्यू प्राप्त होगी वह 51 गुणे 30 हो जाएगी और यह आपका हो जाएगा 1530 हो जाएगा। तो वह जो संख्या प्राप्त होगी हमें 1530 प्राप्त होगी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। बड़ी में से छोटी घटा देंगे और ये आपके 561 के बराबर होगा और यहाँ से एक्स की वैल्यू में प्राप्त होगी 1561 प्राप्त होगी। तो इस प्रकार जो है
मैथ सेक्शन कंप्लीट हो गया। हम लोग इंग्लिश को देख। स्पिरिटली का अपोजिट आपको बताना है। ड्यूल, माइल्ड, लॉस या फास्ट। स्पिरिटली का जो अर्थ होता है वह उत्साहपूर्ण होता है, उत्साहपूर्ण, आनंदपूर्ण। और इसका जो विलोम होता है वह आपका ड्यूल होता है। ड्यूल मतलब सुस्त, ढीला होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। रिक का अपोजिट आपको बताना है। साल्वेज, फ्री, लूजन या कंस्ट्रक्ट। रिक का जो अर्थ होता है वह विध्वंसक होता है, विध्वंसक होता है। और इसका जो अपोजिट होगा वह कंस्ट्रक्ट होता है। कंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण करना। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पर आपको कॉन्फेस का अपोजिट बताना है। डिनाई, डिस्करेज, डिक्रीज या डिसेंट। कन्फेस का अर्थ होता है कबूलना, स्वीकार करना। और इसका जो अपोजिट होगा वो आपका डिनाई होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। डिनाई मतलब मना करना होता है, मना करना। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पीसफुल का समानार्थी शब्द आपको पहचानना है। डेंजर, फ्यूरी, रिलीज या ट्रैंक्विल। पीसफुल का अर्थ होता है शांत प्रिय, शांति। और ट्रैंक्विल का भी अर्थ आपका शांति होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वैकेंट का समानार्थी आपको बताना है। रेयर, ऑक्युपाइड, फुल या वोकियोस। तो इसका जो सही आंसर है, वैकेंट का जो अर्थ होता है वह खाली होता है। और वैक्यूअस का भी अर्थ आपका खाली ही होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आवर फ्लाइट वाज फ्रॉम जयपुर टू आगरा एयरपोर्ट। डाइवर्टेड, डेफ्लेक्टेड, शिफ्टेड या रिवर्टेड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, आवर फ्लाइट वाज डाइवर्टेड फ्रॉम जयपुर टू आगरा एयरपोर्ट। हमारी फ्लाइट को जयपुर से आगरा एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट किया गया था। इसका जो है हिंदी मीनिंग होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आई वॉज टेकन बाई द शॉकिंग न्यूज ऑफ हिज डिमाइस आफ्टर अबैक, अवे या अहेड। यहाँ पर जो है अबैक जो है फिल किया जाएगा और पूरा जो सेंटेंस होगा, आई वॉज टेकन अबैक बाई द शॉकिंग न्यूज ऑफ हिज डिमाइस। अर्थात जो हिंदी में इसका मीनिंग होगी, उनके निधन की चौंकाने वाली खबर से स्तब्ध रह गए। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इन द मॉडर्न एज 20 माइल्स आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस टू बी कवर। यहाँ पे आपको बताना है किस भाग में एरर है, ए, बी, सी या डी। तो इसमें जो एरर है वो दूसरे पार्ट में है। यहाँ पर 20 माइल्स के बाद जो है आर नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ पर इज होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर इसका जो ऑप्शन बी है वह सही होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। डिड ही केम टू सी यू यस्टरडे इवनिंग। इसमें आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। इसमें जो एरर है वो आपके पहले पार्ट में है। डिड के बाद जो है कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। यहाँ पर डिड ही कम टू सी यू यस्टरडे इवनिंग होना चाहिए। तो इसके जो पहले भाग में है वह एरर है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है। द रूम हैज़ बीन क्लीन्ड बाई जिल। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है, जिल हैज़ क्लीन्ड हर रूम। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, इसका एक्टिव वॉइस है। जिल हैज़ क्लीन्ड हर रूम। यहाँ पर भी इसमें पैसिव वॉइस आपको पहचानना है। द बेंच हैज़ डिसमिस द पिटिशन। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है, द पिटिशन हैज़ बीन डिसमिस्ड बाय द बेंच होगा। इसका पैसिव वॉइस। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इसमें भी आपको पैसिव वॉइस पहचानना है। द मैनेजर हैज़ नॉट साइंड द चेक्स केयरफुली। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, द चेक्स हैव नॉट बीन साइंड केयरफुली बाय द मैनेजर होगा। इसका पैसिव वॉइस। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है।
इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच आपको पहचानना है। सेंटेंस है ही सेड व्हाट ए नाइस थिंग इट इज। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर सेड टू की जगह पर आपका एक्सक्लेम्ड होगा। इसका जो ऑप्शन बी है ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए नाइस थिंग होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच आपको पहचानना है। ही सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर फाउंटेन पेन। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वह आपका ही रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम माई फाउंटेन पेन होगा। यहाँ पे इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पे 4 वर्ड दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है किसकी स्पेलिंग जो है वह सही नहीं है। सराउंडेड, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, अप्रेजल या आर्किपिलागो। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी अप्रेजल की जो स्पेलिंग है वह सही नहीं है। और इसकी जो स्पेलिंग होती है वह अप्रेजल APP होती है। APPRAISAL। अब इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वह मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन होता है अप्रेजल। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ पर एक शब्द है आर्किपिलागो है। इसका जो अर्थ होता है वो आपका द्वीप समूह होता है। द्वीप समूह होता है। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होता है मानव विज्ञानी। मानव विज्ञानी होती है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको पहचानना किसकी स्पेलिंग जो है वह सही है। ऑप्शन आप सभी पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है डिक्रय। इसकी जो स्पेलिंग है वह सही है। और इसका जो हिंदी अर्थ होता है वह दोष देना होता है। दोष देना होता है। बाकी एक्वेंटेंस का जो स्पेलिंग होती है वह कुछ इस प्रकार की होती है। और इसका जो अर्थ होता है परिचित व्यक्ति होता है। हल्का फुल्का परिचित व्यक्ति। बाकी आपका रिजोल्यूट का अर्थ होता है दृढ़। अब इसकी जो स्पेलिंग होती है वह इस प्रकार की होती है। और इसका जो अर्थ होता है वह आपका दृढ़ होता है। इसी प्रकार से हार्डन्ड होता है। अब इसकी जो स्पेलिंग होती है वह इस प्रकार की होती है। और इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वह आपका कठोर होता है। तो इसकी जो स्पेलिंग सही है डिक्रे। इसका जो अर्थ होता है आपका दोष देना होता है। वन हु इमिटेटेड अदर, कास्मोक्रेट, कॉपीक्रेट, डीन या क्रूसेड। जो दूसरों की नकल करता है उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग होता है वो आपका कॉपीकेट होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। टू डाई इन हार्नेस, प्रीमेडिटेड मर्डर, डाइंग यंग इन एन एक्सीडेंट, टू डाई व्हाइल इन सर्विस, टू बी टेकन बाय सरप्राइज। इसका जो अर्थ होता है कार्यकाल के दौरान मृत्यु। और इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। टू डाई व्हाइल इन सर्विस। आते हैं अगला प्रश्न लोग। टू फीदर वंस नेस्ट, टू मेक ए रेजिडेंशियल हाउस, समथिंग दैट लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, टू प्रॉफिट इन ए डिसऑनेस्ट वे, या नन ऑफ द एबव। बेमानी करके जो है धनी होना इसका जो अर्थ होता है। और इसका जो ऑप्शन सी है टू प्रॉफिट इन ए डिसऑनेस्ट वे। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। मोहन वाज इंस्ट्रक्टेड टू कंप्लीट द टास्क बाय मनी। इसमें आपको पहचानना है सेंटेंस के किस भाग में जो है एरर है। अगर एरर नहीं है तो उसके लिए ऑप्शन डी आप चूज कर सकते हैं। तो यह जो सेंटेंस लिखा गया है यह पूरी तरह सही लिखा गया है। इसमें किसी भी जगह जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। मोहन वाज इंस्ट्रक्टेड टू कंप्लीट द टास्क बाय मंडे। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पर एक वाक्य के 4 टुकड़े दिए गए हैं। इसमें आपको सही ऑप्शन का चयन करना है जिससे वाक्य जो है वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो सके। द ओलंपिक्स स्टार्ट इन द स्टेडियम ऑफ ए टार्च लाइटेड ऑन माउंट ओलंपस बाय द सन्स रे विद द अराइवल। इसका जो सेंटेंस शुरू होगा
वो आपका शुरू द ओलंपिक्स स्टार्टेड विद द अराइवल। इसके बाद आपका ऑप्शन आएगा इन द स्टेडियम ऑफ ए टार्च लाइटेड ऑन माउंट ओलंपस बाय द सनसरी हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और पूरा जो सेंटेंस बनेगा द ओलंपिक्स स्टार्टेड विद द अराइवल इन द स्टेडियम ऑफ ए टार्च लाइटेड ऑन माउंट ओलंपस बाय द सनसरी होगा, रेज होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ पर इडियम दी गई है, आपको इसकी मीनिंग आपको बताना है। डार्क हार्स ए मैन पर्सन, ए हॉनेस्ट फेलो या अनएक्सपेक्टेड विनर या ए स्लो रनर। डार्क हार्स का मतलब होता है जैसे हम लोग कहते हैं छुपा रुस्तम। अनएक्सपेक्टेड विनर, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। डार्क हार्स का मतलब होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है कि इसका जो है डायरेक्ट स्पीच कौन सा होगा। रोहन सेड दैट ही हैड नो वर्क टू डू दैट डे। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, रोहन सेड आई हैव नो वर्क टू डू टुडे। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देयर इज़ ए वेरी लिटल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो। इसमें आपको बताना है किस भाग में जो है एरर है। फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो, देयर इज़ ए वेरी लिटल टाइम या नो एरर। तो इसका जो सही आंसर है, इसमें जो एरर है वो पहले पार्ट में है। यहाँ पर जो है ए का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि टाइम जो है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। और जो सेंटेंस होगा, करेक्ट जो सेंटेंस होगा, देयर इज़ वेरी लिटल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जियोलॉजी, एंटेमोलॉजी, इकोलॉजी या बायोलॉजी? तो इसे एंटेमोलॉजी कहा जाता है, कीट विज्ञान। तो इस प्रकार हम लोग पूरे 100 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और आप लोग कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।